एंड ऑफ द डे जो जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर होता है। और अगर इस लड़ाई के साथ आप पहले ही पार्टी को मुश्किल में खड़ी कर देंगे तो जीत कैसे देखेंगे? ये मैंने पहले ही कहा, ये सपा के लिए इन्हें विनिंग सीट्स माना जाता है। वो विनिंग सीट लड़ाई नहीं है जी, ये चुनाव है। अजीज खान साहब जानते हैं अखिलेश जी नहीं चाहेंगे कि वहां पर ये इस तरह का द्वंद्व हो, लेकिन ये पूरी तस्वीरें सामने खुलकर आ रही है कि वहां पर लड़ाई हो रही है इन दोनों सीटों पर। ये क्या चाहेगी समाजवादी पार्टी? आप इसे भले ही डिफेंड करते रहे, लेकिन कोई भी पार्टी चाहेगी कि ये द्वंद्व सामने आए, और इस द्वंद्व के चलते उन सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। कौन है? मैं अभी तक मुझे नाम नहीं बताया अजीज खान साहब ने, इन दोनों सीटों से उम्मीदवार कौन है सपा का? इशारों में नहीं सर, क्लैरिटी से बताइए। वहां रुचि वीरा जी हैं तो बोल दीजिए एसटी हसन का टिकट कट गया है वहां से, ये बोलिए ना। देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए, मैं लगातार जो चर्चा देख रहा हूं, किस तरह दावेदारी बड़े बड़े लेवल पे पेश की जा रही है। देखिए एक बात जानिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, तानाशाही की बात नहीं करती है। हमारे यहां तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है और हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है। लेकिन बीजेपी में सिर्फ 2 लोग हैं जो पार्टी के हर मसले को तय करते हैं, वो एक तानाशाही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो एक बात आप जानिए कि ये समाजवादी पार्टी सामाजिक हित की बात कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है और हर शख्स को अधिकार है कि वो टिकट भी मांगेगा, नामांकन भी करेगा, सारा काम करेगा, लेकिन कैंडिडेट उसे बनाया जाएगा जिसको हमारा नेता चाहेगा, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहेगा। ठीक है, ये सिस्टम है, ये तरीका है पार्टी चलाने का। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहेगा वो होगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नेता है वो तो खुलकर ही अब वही चैलेंज दे रहे हैं। समस्या ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, मैं एक बार महाराष्ट्र पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे शरद पवार खुलकर कह रहे हैं कि ये उम्मीदवारों को उतारना सही नहीं था, ये गलत था। महाराष्ट्र में ये हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है, और जो दिल्ली में हो रहा है संजीव जी, उसमें तो सबसे ज्यादा समस्या है। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली का सीएम अगले कुछ घंटों में कौन रहने वाला है ये नहीं पता है, और आप लोग वो चाहते भी नहीं है कि आप बताएं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है। क्यों? आपको ऐसा लगता क्यों है? हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? हम लोग चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि एक पार्टी के 4 दावेदार हैं और कह रहे हैं कि हमको दीजिए टिकट, हम लड़ेंगे। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट दे रही है वो लड़ना नहीं चाह रहा है। ऐसा क्यों? तो जिस पार्टी के लिए दावेदारी ज्यादा है उसको हम माइनस मान के चल रहे हैं, और जिस पार्टी के द्वारा टिकट दी जाए वो नहीं लड़े, वो बड़ी मजबूती है उसके साथ। चू शब्द बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, न पार्टी से टिकट मांगने की हिम्मत है, न शिकायत करने की हिम्मत है, तो वो बड़ा मजबूत है। वो आप किस तरह की हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और दिल्ली की बात, हवा बनाने का प्रयास और दिल्ली की बात, भारतीय जनता, आपकी बात नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी मजबूती के साथ। और शुरुआती दौर से इंडिया गठबंधन कहता रहा कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेस्ड चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पे देर लगेगा, समय लगेगा, दावेदारी बहुत ज़्यादा है, उसमें से चुन के जो जीत जिसकी सुनिश्चित हो उसको लड़ाने की बात हो रही है। और कौन पार्टी का कार्यकर्ता लड़ना नहीं चाहता है? ये गलत बात है क्या? है किसी में हिम्मत तो एक सीट पर 5 दावेदारी खड़ा करके बीजेपी के लोग देख ले, कल हो के भारतीय जनता पार्टी से बाहर होंगे वो। तो जिसे आप अनुशासन कह रही हैं वो डर और भय का माहौल है, चुप्पी का माहौल है वहां पे। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर किसी भी समय फैसला आ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके खिलाफ याचिका कोर्ट में दी गई थी, जिस पर फैसला 4:45 बजे तक के लिए टाला गया, 5:45 बजे, और उसके बाद अब 6:30 बजने वाले हैं, अभी तक फैसला नहीं आया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ आता है, यानी गिरफ्तारी बनी रहेगी, वो जेल में रहेंगे, ऐसे में क्या दिल्ली को नया सीएम मिलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एक तरह से संवैधानिक ढांचा है उसके खिलाफ ये जो पूरा प्रयास जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि किया गया, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उसी तरह से गिरफ्तारी के बाद कोई मुख्यमंत्री पद पर बना रहा हो ऐसा भी उदाहरण नहीं देखा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। सुचारिता फैसले जो भी आए कोर्ट के सम्मान में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन केजरीवाल साहब ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात। अच्छा, बने रहेंगे वो
कोर्ट का चाहे फैसला कोर्ट जो का भी फैसला आए, कुछ जिस भी भी आए, तरह भाई से आए, राकेश त्रिपाठी जी बने रहेंगे, अब आप कुछ भी कर लीजिए। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि वो सीएम नहीं रह सकते, भले ही उदाहरण ना हो। हाँ, कि सुचारिता देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुच्छेदों के तहत बने हुए नियमों, उपनियमों, परिनियमों से चलता है। हाँ। साथ साथ संवैधानिक में खुद तो देश बता अपनी दिया। महान लोकतांत्रिक विरासत से चलता है, परंपराओं से चलता है, नीतियों रीतियों से चलता है। दुर्भाग्य ये है कि अरविंद केजरीवाल उस गैंगस्टर की भांति आज व्यवहार कर रहे हैं, जो गैंगस्टर जेल में मुफीद जेल पा करके वहां से ही गैंग को ऑपरेट करता रहा है। और ये सरकार है भाई, कोई गैंग नहीं है आपका कि आप गैंगस्टर की तरह से जेल में बैठ करके आप अपना गैंग ऑपरेट करते रहेंगे। ये हो नहीं सकता है। देश नियमों से ही चलेगा, देश लोकतांत्रिक परंपराओं से ही चलेगा। और आप इस लोकतंत्र की बात करते करते, ईमानदारी की बात करते करते, शुचिता की बात करते करते इस स्तर पर आ जाएंगे कि जेल से बैठ करके सब सरकार चलाने की चुने हुए मुख्यमंत्री को गैंगस्टर कह रहे हैं वाला है। ये क्या देश स्वीकार नहीं करने वाला है। आप राकेश याद जी करिए क्या ना। कह रहे हैं? अरे चुने हुए मुख्यमंत्री आपको याद दिला रहा हूं, उदाहरण से याद दिला रहा हूं। ये आपको उदाहरण से याद दिला रहा हूं। अरे भाई दूसरा मुख्यमंत्री चुन लीजिए ना। आपके पास विधायक दल का आज पूरा बहुमत है, विधायक दल से किसी दूसरे को नेता चुन लीजिए, आप दूसरा नेता चुन करके बना लीजिए। आप देश परंपराओं से चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ तो नैतिकता को रखिए, सारी नैतिकता ताक पर रख देंगे। ईमानदार राजनीति को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लेकर के आए थे, और आज हल्ला करके कर दिया। देश के संवैधानिक संस्थानों का आपने जिस तरह से छांट करके रख दिया है, जिस पे अपना प्रभुत्व कायम करके केवल विपक्षी पार्टियों को डराते और धमकाते हैं, लोग देख रहे हैं, बड़े गौर से लोग देख रहे हैं। एक मिनट, ऐसे दोनों बात करेंगे तो बात कुर्सी से इतना चिपका रहना चाहेगा। इतनी सत्ता लोलुपता सर में नहीं आती है। अरे कुछ तो लाज लिहाज रखिए ना। अब मैं एक बार मैं हर्षवर्धन याद दिला रहा हूं, माना जाएगा और चला जाएगा, क्योंकि बाहर हो जाएगा। ऐसे होता है जब आरोप लगा देश की राजनीति ऐसे चलेगी मात्र पर उन्होंने दिल्ली की राजनीति दर्द जो है ना, वो दर्द समझ में आ रहा है। जब तक आरोप में बरी नहीं हो गए तब तक किसी प्रधानमंत्री एक सेकंड लगता है कि आज एक सेकंड संजीव जी, राकेश जी एक मिनट, संजीव जी देखिए, सवाल सिर्फ आप आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अभी तक कॉन्विक्टेड नहीं है तो वो सरकार चला सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अरेस्ट होने के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने, सिटिंग सीएम ने अपना इस्तीफा ना दिया हो, वो बना रहा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, वो कह रहे हैं गलत नहीं है। ऐसा उदाहरण भी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जितनी तेजी से दिल्ली के सत्ता में परिवर्तन करते हुए अपने आप को स्थापित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये भी उदाहरण नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, दूसरे स्टेट में जाकर फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतना पब्लिक सपोर्ट है, इतना पब्लिक सपोर्ट है, गुजरात में जाकर राष्ट्रीय पार्टी बनती हो, सुनिए मेरी बात, नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप कह रहे हैं इतना पब्लिक सपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदल दिया है, तो हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात।